more time than most walking my country, India is struggling to imagine the future. You know, when you struggle to imagine a future, you start discussing the past, right? So what is Hindutva's or Mr. Modi's or RSS's proposal? The proposal is, let's not discuss the future. Let's talk about the past. And that's very dangerous for a country like India, the scale of India, and it's also boring. मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। नमस्कार जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के अमेरिका के दौरे पे। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पे, 3 दिवसीय दौरे पे, और इस दरमियान उन्होंने टेक्सास डलास में कहा कि भारत की जो स्थिति है, इलेक्शन को लेकर के भी बात की उन्होंने, महिला सशक्तिकरण की भी बात की, रोजगार से जुड़े मुद्दे की भी बात की, और लेटेस्ट अपडेट है कि उन्होंने आरक्षण को लेकर के भी बात किया कि जब सामाजिक समरसता की स्थिति कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद को विचार किया जाएगा। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, और बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका मानसिक दिवालियापन है और भारत की बुराइयां करके उन्हें खुशी मिलती है, जो नहीं करनी चाहिए। हम शुरू करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो बताएंगे कि राहुल गांधी के भारत के बाद दिए गए बयानों के मायने क्या है और क्या वो उचित है। हमारे साथ ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, और प्रमोद वशिष्ठ साहब दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। ओम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बयान हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हम सब लोगों ने देखा भी है, पढ़ा भी है। राहुल गांधी ने बेरोजगारी की बात हो, हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, संविधान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, तमाम पहलू को लेकर के अमेरिका में चर्चा की है। केंद्र की सरकार भाजपा और आरएसएस को लेकर के उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है।
हाँ, साथ में ये भी कहा है कि मैं मोदी से नफरत नहीं करता, लेकिन मेरे भी वैचारिक मतभेद है। तो किस तरह से देखा जाए जो बाहर जाकर के बयान दे रहे हो और देश का सियासी घमासान चल रहा है? देखिए योगेन जी, एक नई स्ट्रेटेजी है रूलिंग पार्टी की और अपोजिशन की। रूलिंग पार्टी ने भी पहले इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया और भारत की पिछले इतिहास को लोगों के सामने बार बार खोल के कहा कि भारत में पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ लुट गया। ऐसा कुछ नहीं है जिसको भी हम इसके लिए कह सकते हैं। एक वक्त ऐसा आया कि फिर जब आप सत्ता में उस दम के साथ में नहीं आया जिस दम से आपको मिलना चाहिए था, तो फिर अपना स्वर बदल लिया और सौहार्द वाले सिलसिले पे आ गए। अपोजिशन ने सोचा कि इससे बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता जिसमें कि अगर आप अमेरिका में जाके कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसे उठा लेती है। प्रिंट मीडिया भी ले लेता है और विजुअल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ले लेता है। तो भारत का मीडिया जिस तरीके से इसमें बटा हुआ नजर आता है, दुनिया का बाकी मीडिया इस तरीके से पेश नहीं आता। ऑब्जेक्टिवली अपने अपने रुझानों के मुताबिक उसको कवर करता है। तो ये लाभ पहले हमारे प्रधानमंत्री उठाते रहे, लगातार बताते रहे कि जो यहाँ पर पिछले सालों में जो सरकारें रही उन्होंने कैसे देश को लूटा है, कैसे दरिद्र कर दिया इसको। और अब उनके शासनकाल में और उनके नेतृत्व में, उनके गठबंधन के माध्यम से सारे देश में प्रगति की अलग बात है। इसका जवाब भी देने का सिलसिला ये होता था कि शायद सोशल मीडिया के अतिरिक्त जो अपोजिशन का जवाब है वो पहुंच नहीं पाता। अब ये मौका मिला है तो स्ट्रेटेजी के लिए उन्होंने भी ये इस्तेमाल किया कि बजाय हिंदुस्तान में सारी बातें कहने के, क्योंकि अब नेट का जमाना है और ग्लोबल है, इसलिए ये जो बड़ा दकियानुसी ख्याल है ये कि साहब आप देश के बारे में बाहर बोलते हैं, कहीं बोलिए आप देश के बारे में अगर जाके बोलेंगे तो जैसा भी बोलेंगे सारा सब जगह सुनाई देगा। आप इधर बोलेंगे और उधर वाशिंगटन में सुन लेंगे कि क्या बोल रहे हैं, वैसे आप दिल्ली में सुन लेंगे। ये तो कोई बात नहीं, लेकिन अब चूंकि ये अपना अपना तरीका है, हर दल अपने अपने ख्याल रखता है, उनको डिफेंड भी करता है। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने तो ये रास्ता चुना है कि अपनी बात को वहाँ कहा जाना चाहिए जहाँ से पूरी दुनिया में सुनाया जा सके। दूसरा ये लगता है कि जो एक शत्रुतापूर्ण राजनीति का सिलसिला चला है, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह भाषा का स्तर और संवाद का स्तर कमजोर हो गया और बड़ा अजीब किस्म का हो गया, उसे उसने बदलने की चेष्टा की है। और ये जो लगातार कहना प्रारंभ किया और खुल करके कहना प्रारंभ किया, दब करके नहीं, कि संघ के बारे में उनकी क्या राय है, बीजेपी के बारे में उनकी क्या राय है। जैसे संघ की राय कांग्रेस के बारे में क्या है और बीजेपी की राय कांग्रेस के बारे में या गठबंधन के बारे में क्या राय है, वो जो बातें होनी चाहिए और उसमें नैतिफाकियां सामने आनी चाहिए और उसमें शत्रुता नहीं होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि हम लोग पिछले 5 बरस से ही बात कर रहे हैं अपने चैनल पे बैठ करके, जिस चैनल पे मैं आता हूँ, यानी आपके साथ में ये संवाद होता है कि शत्रुता नहीं होनी चाहिए। आलोचना कीजिए ना, आप अगर नैतिफाकी रखते हैं तो बयान कीजिए, जवाब सुनिए, जवाब दीजिए। ये वाला, तो ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि इस बार जो राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोल रहे हैं और वो वहाँ पर हर सवाल का जवाब देते हैं और बेहतर तरीके से देते हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या नरेंद्र मोदी को शत्रु की तरह से देखते हैं, आप जिस तरीके से बोलते हैं उनके बारे में? तो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि मेरी नैतिफाकियां उनके साथ में जैसे उनकी नैतिफाकियां मेरे साथ में। मैं तो फिर उसके बाद में अपने पॉलिटिकल रास्ते पे आ जाते कि मैं मोहब्बत की दुकान और नफरत का वो सारा सिलसिला जो बताते हैं, तो उस तरीके से फिर राजनीति के अपने तौर तरीके हैं चीजें बयान करने के। जब आप देश के अंदर ऐसी स्वच्छ वायु नजर नहीं आती है तो वह आप रास्ता तलाश करते हैं। और अब देखिए ग्लोबल है दुनिया, आप ये समझें कि चोमू में कुछ कहेंगे तो जयपुर में सुनाई नहीं देगा या लंदन में सुनाई नहीं देगा, सब जगह सुनाई देगा। और दुनिया को फैसला करने दीजिए कि आपने वास्तव में कब कितनी प्रगति की और कब कितनी प्रगति की ओर जा रहा है, पर कहीं आप पीछे तो नहीं जा रहे। ये सारा सिलसिला मुझे लगता है कि चल रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, राजीव जी का रुख करना चाहूंगा। राजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं? अभी ओम जी ने कहा कि देखिए दोनों ही तरह की बातें हैं,
अगर देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी के शीर्ष लीडर्स जाकर के बाहर ये कहें कि 70 साल में इस देश में कुछ भी नहीं हुआ, तो राहुल गांधी को लगता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बताया जाना चाहिए और दुनिया के समझ में आ सके कि हाँ पहले भी कुछ हुआ है। देखिए, ये तो दोनों पक्ष हैं कि जो राहुल गांधी वहां जाके कह रहे हैं या सत्ता पक्ष के लोगों ने वहां जाके कहा, किस रूप में कहा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट या कि गरीबी या बहुत सी चीजों को लेकर उल्लेख किया उन्होंने, तो उसके लिए कहीं मतलब देखें निष्पक्ष तौर पे तो 10 साल की भाजपा सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, उससे पहले की कांग्रेस की सरकारें भी जिम्मेदार नहीं है। देश की आज जो स्थिति है, या आपके वैचारिक दूसरा एक दल इसमें जो कट्टरपंथी के रूप में जाना जाता है, दक्षिण पंथ, जिसकी विचारधारा है, उसकी विचारधारा कोई छुपी हुई विचारधारा नहीं है भाजपा की। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, वो आज से 70 साल से, जब से जनसंघ की स्थापना हुई, उनका मुख्य एजेंडा दक्षिणपंथी ही रहा। हिंदुत्ववादी राजनीति वो हमेशा से करते आए, राम मंदिर की वो सन 90 से करते आए। पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत भी जनता ने दिया उनको, किसी और ने नहीं दिया। इस देश की जनता ने 2014 और 2019 में दिया। ये अलग बात है कि 2024 में उनकी सीटें पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन सत्ता में तो वही बैठे, चाहे उनके साथ सहयोगी दल जो भी आए। तो जो लोकतंत्रीय संसदीय लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, उस हिसाब से देश की जनता ने इस विचारधारा की सरकार को चुना। अब विदेशों में जाके इस तरीके की आलोचना करना ये कहाँ उचित है। योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया है वो कहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो भारत विरोधी है, लेकिन वो एक विचारधारा का बहुत कट्टर विरोधी है। जो भाजपा की विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा है, जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया है वो हमेशा उसको कोसता रहा है। एक जमाना वो भी पहले भी था कि वही अमेरिका ने, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको वीजा नहीं दिया, उन पे ये आरोप लगाया। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बीबीसी को सुनते आ रहे हैं, बीबीसी की हिंदी समाचार सेवा को। वो दक्षिणपंथी जो संगठन होते हैं देश के, हमारे देश के, जो एक संवैधानिक रूप से भी स्थापित है। अब राजनीतिक लड़ाई है, आप जनता के बीच में अपने मुद्दे ले जाइए, जनता के जरिए उनको हराइए। जो उस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया पहले भी, यह देश में जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब सांप्रदायिक तनाव हो जाता था, तो वो स्पष्ट रूप से दोनों समुदायों का नाम लेता था अंतरराष्ट्रीय मीडिया। जबकि देश का मीडिया ने हमेशा कभी उन दो संप्रदायों का नाम नहीं लिया। उन्होंने दो समुदायों में टकराव या तनाव या झगड़ा या दंगा उस रूप में देश के मीडिया ने तो लिया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने हमारी छवि खराब की देश की, कि यहाँ सब ये हिंदू मुस्लिम लड़ते हैं, जबकि दो समुदायों का कई बार मामूली बात पे विकराल दंगा हो जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया तो एक, जो मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि वो दक्षिणपंथी विचारधारा का कट्टर विरोधी है, आलोचक रहा है। देश की जो दक्षिणपंथी विचारधारा है उसका विरोधी है। तो देश में भी बहुत से लोग, ये तो पृष्ठभूमि हो गई मीडिया की, जो विदेश में धरती पे बैठा मीडिया भारत के बारे में क्या अपना, उसका अपना नैरेटिव है या परसेप्शन है, वो तो एक अलग बात हो गया। राहुल गांधी बाहर जाकर के महिला सशक्तिकरण की बात, बेरोजगारी की बात हो, चुनाव से जुड़े मुद्दे हो, तमाम चीजों को लेकर कह रहे हैं कि हमारे खाते सीज कर दिए गए, जबकि पैसे का किस तरह से दोहन इलेक्शन में किया गया, और अगर ईमानदारी से चुनाव होते तो 246 सीटें बीजेपी के पाले में नहीं आती। ये तमाम जो चीजें वहां बोली, जो भारत में भी बोलते हैं राहुल गांधी, वो अमेरिका में जाकर के बोलने से आपको क्या लगता है कि अलग हटके कुछ इसका वो है, या उन्होंने प्लेटफॉर्म ऐसा चुना जिससे दुनिया में या विश्व बरादरी में ये सारी चीजें जाएंगी? मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई असर देश की जनता पे पड़ेगा। उन्होंने वहां बोला ये चीजें, वो यहाँ भी बोलते रहे, देश की जनता चुनावों के समय में भी ये चीजें बोलते रहे, तो चुनावों में उसका फायदा उनको मिला, जहां वो 50 सीटों से 99 में पहुंच गए। अब कांग्रेस पार्टी को, मतलब उनको अपने एक अंदरूनी चीज पे भी ध्यान देना होगा। यदि उनको मजबूती चाहिए कि पार्टी की ऐसी स्थिति क्यों हुई जो पूर्ण बहुमत की सरकार लाती थी, और भाजपा और जनसंघ तो 2 या 5 सीटों पे में ही सिमटते थे, वो इतने आगे कैसे बढ़ गए? तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो उनके दल की भी रही, या उनकी विचारधारा की भी रही, कि जो अपनी बैठ जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में नहीं बैठा पाए, अब बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, उनको देश के भीतर यदि अपनी विचारधारा को, जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसको फैलाना चाहिए, या वो जिस विचारधारा का विरोध करते हैं, दक्षिणपंथी भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं,
तो उसका उस ढंग से मुखर तरीके से विरोध करना चाहिए। देश की जनता को ये चीज समझानी चाहिए कि दक्षिण पंथ की विचारधारा देश के अनुकूल नहीं है, जबकि वो दक्षिण पंथ की विचारधारा वाले लोगों ने तो पिछले 10-15 सालों में देश की जनता को ये समझा दिया कि हमारी विचारधारा आपके अनुकूल, देश की जनता के अनुकूल है। कांग्रेस विभाजनकारी शक्ति रही, तभी तो इस बुरी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी पहुंच गई। तो निश्चित तौर पे मेरा जो मानना है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, तमाम जो उनके सहयोगी दल है, उनको उस रूप में अपने फैलाव करना चाहिए, अपनी विचारधारा को अपने देश की जनता के सामने लाना चाहिए। देश की जनता बहुत समझदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उसको लगेगा कि उनकी बातों में दम है और ये भाजपा की या ये मौजूदा जो केंद्र सरकार है उसकी विचारधारा गलत है। नफरत की, जिस तरीके से वो कहते हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो वो कोई अमेरिका में तो नहीं खोलेंगे, खोलेंगे तो भारत देश में ही। तो यहाँ उनको मजबूती से अपने लाइन लेनी चाहिए कि जो चीज वो वहां कह रहे हैं वो मजबूती से यहाँ ले कहे। तो निश्चित रूप से देश का मीडिया ऐसा नहीं है, ये एक हवा बना दी गई है। आज आप देखिए चुनावों के समय में भी काफी लोगों ने साथ दिया, वो उनकी बातों को फैलाया, तो उसका फायदा उनको मिला। तो निश्चित रूप से वो ताकत जो विदेशों में जाके लगा रहे हैं, उसका कुछ आधी ताकत भी देश के अंदर लगा दें तो निश्चित रूप से उनको और उनकी पार्टी को बहुत फायदा मिल सकता है। जी योगेश जी, ओम जी आपके पास में आना चाहूंगा। बेवजह इतनी ताकत वहां लगा रहे हैं, जबकि प्लेटफॉर्म तो पूरा भारत में भी है, उन्हें यहाँ भी ताकत लगाने का एक बड़ा अवसर मिल सकता है। देखिए, हम तीनों जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं और हम तीनों बीजेपी की, कांग्रेस की, जनसंघ की, सबकी पॉलिटिक्स को ठीक से जानते हैं। और हम तीनों किसी भी पार्टी की आप कहें तो बहुत बेहतरीन बड़ाई कर सकते हैं, आप कहें तो बहुत उसके बिल्कुल नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन कुछ ऑनेस्टी की बातें जो तर्कसंगत है उनका जवाब नहीं मिलता है। जैसे कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप शपथ लेकर के और निर्वाचित होते हैं तो मैं इसके मुताबिक ऐसे करूंगा, उसका जो प्रियम्बल है उसके मुताबिक अगर आप समाज बनाने की चेष्टा करेंगे तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और साथ साथ में क्योंकि आपके यहाँ राजा, रंग, अबीर सब एक ही सिलसिले में, सबके साथ में सौहार्द के साथ में आपको सब चीजें हासिल करनी है, तो हासिल करने के लिए आपकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पैदा इसलिए हुई थी कि सचमुच में कांग्रेस के अहंकार का को नष्ट करने के लिए और एक विकल्प बनने के लिए। जनसंघ नहीं हुई थी इसके लिए पैदा, जनसंघ उसके लिए पैदा हुई थी जिसकी राजीव जी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने आप को पैदा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो इस देश को इसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने के लिए पैदा किया। तो सन 1980 में मैंने वो घोषणा पत्र देखा है और घोषणा पत्र के बाद में ही मैंने माना कि ये जैसे अब वो जो छागला साहब कहते थे कि ये विकल्प पैदा हो गया है कांग्रेस का अहंकार तोड़ने वाली एक मध्यम वर्गीय पार्टी दूसरी तैयार हो गई है। बंबई में कहा था उन्होंने, और उसी हिसाब से हमने भी सोचा था कि अब इस पार्टी के साथ में दो हाथ किए जा सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे अरसे तक जो पार्टी शासन में रही उसने सारे इंस्टीट्यूशंस को ठीक तरीके से, जो आरोप आज वो लगा रही है उसको बड़े तरकीब से ऐसा किया था कि उसको आसानी से आप पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन अभी जो हुआ है तो नई जो मीनारे बना रहे हैं और नए जो इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने की मन में हम किया है तो हर इंस्टीट्यूशन पकड़ा जाता है। जैसे वो कहते हैं कि हमारा निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है, तो कहते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर निवेश को आमंत्रित करने के लिए पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से सेल आउट कर बोलते हैं ना, ये बात वो लोग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से तो वो एक विवाद तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं एक बात और जानना चाहूंगा, तो जैसे भी राजीव जी ने कहा कि ये सब ताकत अगर यहाँ पे लगाएं तो उन्हें कवरेज भी मिल सकती है, उनकी पार्टी का भी कल्याण हो सकता है और आगे भी बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या राहुल गांधी यहाँ कोई कवरेज में कमी रहती है या उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिलता है? वजह क्या है? आप बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मुझे याद है कि सन 77 में जब हमें शासन मिला जनता पार्टी की हैसियत से, तो उस वक्त समझ रहे थे कि अभी जितने इंस्टीट्यूशन से इनको पवित्र कर देंगे, पहुंच कर यहाँ सबको जगह मिलेगी। लेकिन थोड़े दिन में हमें लगा कि ये तो क्या हो रहा है, जनता पार्टी का बिखराव आपने देखा है, किस तरीके से दोहरी सदस्यता को लेकर के और बीजेपी जनसंघ का बाहर जाना और ये सब आपने देखा है कि कैसे विभाजन हुआ। वैसे ही वर्तमान में जो सारा दृश्य चल रहा है
उसके अंदर जिस तरीके का स्वरूप बना है, भारतीय जनता पार्टी का जो शस्त्र बड़ा मजबूत रहा और जो एक विशेष परिस्थिति की वजह से बहुसंख्यक के दिमाग में पैदा हुआ एक हीन भाव कि हम बहुसंख्यक होते हुए भी इस देश के शासक नहीं है और अल्पसंख्यकों के साथ में हमें हर चीज बांटनी पड़ती है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया अपीजमेंट। ये नहीं समझा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि हमें हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देने हैं, हर सिटीजन को उसको उसी तरीके का हक है जिस तरीके का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को है। यहाँ एक अलगाव वाला जो सिलसिला पैदा किया है, उसको अगर जांचे तो पता लगता है कि वो पार्टी जो सनस्सी की है वो उस तरीके से नहीं कर रही। तो निश्चित रूप से सारे जितने संप्रदाय हैं उनको अपने साथ में लेकर के और सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं सिटीजन वैसे प्रोटेक्ट नहीं होता है। सिटीजन साइकोलॉजिकली और जो एक दमित इच्छा के माध्यम से चुप था, वो सारा एकजुट हुआ और उसने कहा कि हाँ, हिंदू राज्य का वो सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी से, महंगाई से और सारी मुसीबतों से निपटने के लिए कोई जब रास्ता नहीं होता है तो ये इतिहास बताता है कि इस तरह का मुद्दा उठाई दीजिए जिससे कि आप उस वक्त बच सके। जैसे श्रीमती गांधी ने, आपको याद हो, 1970 में गरीबी हटाओ स्लोगन दिया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, राजाओं के प्री पर्स बंद कर दिए, तो उसके साथ में लोगों ने कहा हाँ, अब बिल्कुल भारत के संविधान का प्रियम्बल लागू होने का वक्त आ गया। उनको इतना मत दिया जिसकी हद नहीं। और लोगों ने, लेकिन जैसे ही वो वक्त खत्म हुआ, उनके लिए जो नाराजगियां स्टार्ट हुई, जिस तरीके से हमने दोनों हाथ से ताली बजाई थी, वैसे ही मुझे तो राजस्थान ठीक से याद है कि मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, सारे संगठन, छात्र संगठन ये एकजुट होकर के और मिसेस गांधी के खिलाफ खड़े हो गए थे। और उसी की वजह है कि इतने आतंकित हुई वो कि आपातकाल का सिलसिला लगाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर कहते हैं कि 15 लाख रुपया देंगे और महंगाई खत्म कर देंगे, इस तरह का ये जो इस तरह के संतुष्टि जो जिसका कोई बेस नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया हमसे, हमारे पे कब्जा करना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। वो बाजार पे कब्जा करना चाहती है, लेकिन हम कहते हैं हमारे कॉर्पोरेट्स अगर हैं, हमारे जो एक जमाने में हमारी जो एक अधिकारी मल्टीनेशनल्स जो हुआ करते थे हमारे, वो करते थे तो उनको तो नियंत्रित किया जा सकता था कानूनों के माध्यम से, लेकिन उन कानूनों को बदलना, उन कानूनों को हल कर देना, आज मजदूर यानी कि आप और मैं जिस संस्थान में एक जमाने में काम करने का सिलसिला रहा है, तो हम जाकर के लेबर कोर्ट में कह सकते थे कि हमारे पे वेतनमान लागू नहीं हो रहे, तो वेतनमान लागू करवाए या नहीं करवाए। यही कृपा से जब तक शासन मदद नहीं करता है तब तक चीजें नागरिक को वैसे हासिल नहीं होती जैसे होनी चाहिए। चले, मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि राहुल गांधी का स्टेप जो है वो कहीं पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी बोल रहे हैं और एक लिमिट में बोल रहे हैं, संवैधानिक तरीके से बोल रहे हैं, किसी अगर बीजेपी उन पे ऑब्जेक्शन कर रही तो महज एक सियासी और अपनी तरफ से उपजा हुआ बयान उनका माना जाएगा? क्योंकि राहुल गांधी बाहर विदेश में भी जाकर अगर कोई बयान दे रहे हैं तो कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं माना जा सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं भारतीय जनता पार्टी की कतई आलोचना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जवाब दीजिए, लॉजिकली दीजिए, मजाक ना उड़ाइए, लॉजिकली जवाब दीजिए। चाहे वो शिवराज जी बोले, चाहे कोई दूसरे साहब बोलिए कि वो जो कह रहे हैं तो उसका हल क्या हो सकता है। जी चलिए, मैं राजीव जी से जानना चाहूंगा। राजीव जी, कितने समय तक आप राहुल गांधी, आपने ये तो कहा कि अगर वो देश में ताकत लगाएं अपनी पार्टी के लिए, विचार यही रखें तो ज्यादा बेनिफिट हो, इस तरह के विचार बहुत बार रख चुके हैं। ओम जी को लगता है कि जो वास्तव में उन्हें यहाँ मीडिया के माध्यम से या भारत की जनता में जो रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, पब्लिक का रेस्पॉन्स देखिए उसकी चॉइस पे है, लेकिन मीडिया की बात जो मैं समझ पा रहा हूँ, और अगर बाहर भी वो बोल रहे हैं तो उनकी अपनी जो लिमिट है, संवैधानिक दायरे में बोल रहे हैं, ऐसा गलत कुछ नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से भारत की राजनीति में उबाल आए। हाँ नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं कह रहे, वो वहां कह रहे हैं। और यदि देश में भी वो यही बात कहते तो जो उनका विरोधी पक्ष है, जो भाजपा है, वो यहाँ भी उसके अपना वक्तव्य देती है उनके उन बयानों पर कि वो किस तरीके से गलत है या सही है। ये दोनों का सियासी वो है, एक पक्ष कोई चीज करता है तो दूसरा पक्ष उसकी आलोचना करता है कि नहीं ये गलत है। तो राहुल गांधी वहां बोल रहे हैं यूएसए में, तो वहां बोल रहे हैं, तो यहाँ भी उनकी काट के लिए उनकी आलोचना की जा रही है। यदि यही बातें देश में भी बोलते तो निश्चित तौर पर भी देश में भाजपा के लोग उसका
विरोध करते। अब अभी ओम जी ने जैसे कहा कि 1980 में जिस लक्ष्य को लेकर भाजपा की स्थापना हुई, तो जहां तक मैंने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, तो कि 77 में जब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया, फिर दोहरी सदस्यता का एक मुद्दा उठा, उसके बाद जो आरएसएस के लोग थे, जो जनसंघ के लोग कहलाए जाते थे, उन्होंने भाजपा बनाई। फिर उसके बाद भाजपा ने कहीं ना कहीं कट्टरपंथी नीतियां ही अपनाई ओम जी। उसने संवैधानिक चीज की, उसने सभी समुदायों को साथ लेके समस्त का विकास की बात की, उसने अपीचमेंट वाली तो हमेशा आलोचना की कि किसी का तुष्टीकरण नहीं किया जाएगा। और जहां तक याद है कि 2014 में जब कांग्रेस की बुरी हार हुई यूपीए की, तो एके एंटनी कमेटी बनी थी, उसने वो कांग्रेस पार्टी ने ही बनाई थी एके एंटनी की कमेटी, ये जांचने के लिए कि हम क्यों हारे, हार के कारणों के लिए। तो उन्होंने अपने हार के कारणों में सबसे पहला कारण ही ये दिया था कि हमने यदि कांग्रेस की सरकारों ने अपीचमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, इससे जो दूसरा पक्ष था वो एकजुट होता गया, उसके मन में एक कुंठा भर गई, तो उसका नतीजा रहा कि वो भाजपा की तरफ चला गया। भाजपा उस चीज को बुलाने में सफल रही। तो कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की चीज की, तो कहीं ना कहीं उसके विरोधी दल उसकी आलोचना तो करेंगे, उस चीज को हवा तो देंगे, चुनावी राजनीति है। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। मैं कोई एक इंग्लिश आर्टिकल पढ़ रहा था, जो एंटोनी कमेटी थी, जिसने रिपोर्ट के साथ साथ ही ब्रीफिंग में और अपना एक जो एंटोनी का कुछ लोगों ने उस समय गिने चुने मीडिया हाउस थे जिनसे बातचीत की, तो उन्होंने बड़ा उससे स्वीकार भी किया कि हमारी कारण क्या रहा हमारे हार का, जिसमें एक ये भी कोट किया गया कि हम लोगों में एक शॉर्ट में हम उसे अहंकार या तानाशाही भी समझ सकते हैं, इनडायरेक्टली ये भी एक पब्लिक के बीच में मैसेज था। लेकिन अब क्या दौर बदल गया, अब रिपोर्ट सार्वजनिक जी, जो सत्ता में रहता है उसमें अहंकार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। रिपोर्ट दूसरा, मतलब चाहे वो कांग्रेस के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो, जो सत्ता में रहते हैं, जिस तरीके से कहते हैं ना कि कोई पैसे वाला है, धनवान आदमी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ घमंड तो रहता ही है। तो उसी में हम इसको राजनीति को देख लें कि जो सत्ता में है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा अहम तो आ ही जाता है। ये तो ओम जी भी मानेंगे, आप और हम भी देखते हैं कि विपक्ष में रहते हैं, आप हमारे कैसे रहते हैं, और वही मंत्री बन जाते हैं, तब क्या उनकी स्थिति। राजीव जी, नशा बहुत सारी चीजों का होता है, जिसमें एक सत्ता का भी नशा होता है। हम अक्सर देखते हैं वो हर किसी से सहन नहीं हो पाता, किसी पे ज्यादा चढ़ जाता है, किसी पे बराबर रहता है, किसी में रहता है कि चलेगा ये तो इतना कोई खास बात नहीं, पाँव नहीं लड़खड़ाएंगे। तो नशा बहुत सारी चीजों का होता है, क्योंकि कभी शोहरत का भी नशा हो जाता है। नशे पे कभी बहस करेंगे, बहुत लंबी चली जाएगी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि राहुल गांधी ने बयान वहां पे दिया, लेकिन घमासान भारत में है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में थम पाएगा। जब मैं बात कर रहा हूँ उसी दरमियान बीजेपी का एक बयान आया है कि कांग्रेस आरक्षण का विरोधी भी है। स्टेप बाय स्टेप अभी राहुल गांधी का दूसरा ही दिन है, एक दिन शेष है, तब तक वो बहुत कुछ चीजें और वहां पे देकर के आएंगे, जिससे भारत के अंदर सियासी उबाल चलता रहेगा। और उबाल कब तक चलेगा? जब तक देश में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो जाएंगे। कुछ न कुछ उसमें से तत्व जरूर निकल करके आएंगे, जिसकी वजह से सियासी सेहत अच्छी चलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।